अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार यार। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी ठीक हूँ सर, और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी ठीक होंगे। सबसे पहले तो सर आज हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लेकर। तो उनकी जानिब से सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा गया कि रेफ़रेंस की जो बात आप कर रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई रेफ़रेंस आ रहा है, तो जब आएगा तब देखी जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, तो मैं क्यों डरूँ? अल्लाह मालिक है। और तीसरी बात सर, उनसे पूछा गया कि कुछ जजेस आपके क्या साथ हैं? तो उन्होंने कहा हम तो साथ बैठ के चाय भी पीते हैं। अब अगर किसी को कमरे में हाथी नज़र नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इससे क्या मुराद था? देखिए, पहली बात तो ये है कि हाथी तो थे 8 जज, क्योंकि वो 8 जजों की अक्सरियत थी, तो वो हाथी थे और वो उनका मतलब था कि अक्सरियत नज़र नहीं आती, तो कमरे में हाथी आपको नज़र नहीं आ रहा, 8 जजों की अक्सरियत नज़र नहीं आ रही। तो मेरा ख़्याल है हाथी को उन्होंने वापस बंदर बना दिया है, आज के जजों की तैनाती के बाद उनकी अक्सरियत ख़त्म हो गई है। इसलिए उनको फेडरल जुडिशल अकेडमी से भी हटा दिया गया है। ये मैं मुत्तफ़िक हूँ कि उनके खिलाफ रेफ़रेंस अभी नहीं आ सकता। देखिए, खत लिखने पर तो रेफ़रेंस नहीं आ सकता ना, खत लिखना तो कोई जुर्म नहीं है। अगर मंसूर अली शाह साहब खत लिखते हैं, तो उसका कोई जुर्म नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट करें, तो वो भी कोई उसकी बुनियाद पर भी रेफ़रेंस नहीं आ सकता। उन्होंने अब तक क्या किया है? हुँ। उन्होंने खत लिखे हैं, खतों पे रेफ़रेंस नहीं बन सकता। उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट किया, उस पे रेफ़रेंस नहीं बन सकता। एक उन्होंने ऑर्डर किया है वो फुल कोर्ट का कि बेंच से केस नहीं लिया जा सकता, जो लार्जर बेंच ने ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो देखें ना, रेकोडेक का फ़ैसला गलत हो गया, जिस पे $6 बिलियन जुर्माना हो गया, तो हम तो उस जज को भी सज़ा नहीं दे सके। यहाँ गलत फ़ैसले पर, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर, आउट ऑफ क मतलब कानून से बाहर जाके फ़ैसला करने पर जजों को कोई सज़ा नहीं दी जा सकती पाकिस्तान में। हमारे हुँ। यहाँ जजेस ने रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी किया है, हम उनको भी कोई सज़ा नहीं दे सकते। हमारे यहाँ जजों ने वो हमारे यहाँ एक जज साहब थे जो कहते थे जज मेड लॉ होना चाहिए, हम उनको भी कोई सज़ा नहीं दे सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में जजों को एक ख़ास किस्म की इम्यूनिटी हासिल है, जो उनके गैर आइनी और गैर कानूनी कामों को भी तहफ़्फ़ुज़ देती है, जिस वज़ह से हमारी जुडिशरी जो है, हमें कई दफ़ा आइन और कानून से बाहर भी नज़र आती है। तो इस हद तक तो मंसूर अली शाह साहब को पता है कि गलत फैसला देने पर भी रेफरेंस नहीं आएगा, खत लिखने पर भी नहीं आएगा और जुडिशल कमीशन का इजलास का बायकॉट करने पर भी नहीं आएगा। इन सारे कामों की पाकिस्तान के आइन में इजाज़त है। अब गलत इजाज़त है या सही इजाज़त है, ये एक अलग बहस है। लेकिन चूँकि इजाज़त है, लिहाज़ा वो इसमें जो है वो नहीं करेंगे। अब जहाँ तक बात है कि उनको जो हटाया जा रहा है, मेरे ख़्याल में मंसूर अली शाह साहब को साइड लाइन करने का अमल शुरू हो गया है। हुँ। आप देखें कि उनको जो फेडरल जुडिशल अकेडमी से हटाया गया है और भी उनको अब इम्पोर्टेंट केसेस मार्क नहीं होंगे, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। उन्होंने जो पीछे बेंचेस के वाले में किया है, उनको बहुत देखभाल कर केसेस होंगे। अब तो बहुत चॉइस आ गई ना चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी के पास। तो अब ये मुनीब अख्तर के बारे में तो पहले ही चीफ जस्टिस की राय है कि वो कोई काम नहीं करते और मंसूर अली शाह साहब को अब कोई काम मेरे ख़्याल में दिया नहीं जाएगा। अब जजेस इतने हो गए हैं कि सबको किया जाएगा। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, अतर मन्निल्ला, वो जजेस की हलफ-बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। हालाँकि उन्हें इन जजेस की तैनाती पर बहुत एतराज़ है और उन्होंने इनकी तैनाती रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद वो आज उनकी हलफ-बर्दारी में मौजूद थे, हालाँकि आज उनकी शिकस्त का दिन था। लेकिन हुँ। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे, वो सरफराज डोगर की हलफ-बर्दारी में नहीं मौजूद थे। अगर देखा जाए तो मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मनिल्ला, जस्टिस आयशा, इन सब ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बने हैं, उनकी तैनाती रोकने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया है। लड़ पड़े हैं जुडिशल कमीशन के इजलास में। लेकिन आज हुँ। वो हलफ-बर्दारी में मौजूद थे, क्योंकि जजेस की रिवायत है हलफ-बर्दारी में मौजूद होना। अब देखा जाए तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो सरफराज डोगर की हलफ-बर्दारी में मौजूद थे। जो मैं समझता हूँ एक बैड जेस्चर है, नॉर्म्स की खिलाफ-वर्ज़ी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब तक जो हो रहा है, वो कोई जुडिशल नॉर्म्स के तहत तो नहीं हो रहा। वो यानी कोई सारे नई बात। जजेस शुतर-बे-मुहार हो चुके हैं और वो जजेस को जुडिशल नॉर्म्स के तहत तो जुडिशरी नहीं कर रहे हैं।
तो उन्होंने शायद अपनी सीनियरिटी का जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अब पिटीशन दायर की है, जो आईनी बेंच ने सुननी है, वही लगेगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो केस सरफराज डोगर साहब के हक में हो जाएगा। कौन सी अदालत ये कह सकती है कि जजेस के हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर पर उनकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी? वो दूसरे मुल्क से आ रहे हैं जज, क्या कोई श्रीलंका से आ रहे हैं जो सीनियरिटी खत्म हो जाएगी? और मुझे नहीं लगता आईनी बेंच जो है वो ये पिटीशन एक्सेप्ट करेगा। मुझे लगता है सरफराज डोगर साहब के हक में फैसला होगा, उनकी सीनियरिटी बहाल रहेगी और वो मोहसिन कियानी साहब से सीनियर ही रहेंगे। मोहसिन कियानी साहब आज सुप्रीम कोर्ट में हलफबरदारी में मौजूद थे। बहुत सारे लोगों ने कहा जी वो आमिर फारूक साहब की वजह से मौजूद थे। नहीं, वो जस्टिस हुँ, मियां गुल हसन औरंगजेब की वजह से मौजूद थे, और वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मौजूद थे। मैं नहीं समझता वो आमिर फारूक को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मौजूद थे। आमिर फारूक को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आते तो सारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस आ जाते, लेकिन वो सारे तो नहीं आए। मियां गुल हसन से उनकी जाती दोस्ती है, तो इसलिए वो। सर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक मशहूर नारा, मुझे क्यों निकाला? अब इसकी आवाज़ तो आज हमने देखा पीटीआई के अंदर से भी आ गई है और फिर हमने देखा कि जब शेर अफ़ज़ल मरवत की जानिब से कहा गया मुझे क्यों निकाला? मैं पूछता हूँ अपने पार्टी अरकान से, पार्टी रहनुमाओं से, तो इस बात पर जो तमाम अपोज़िशन थी वो खामोश रही, जबकि जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने डेस्क बजाए और फिर स्पीकर को भी सभी ने कहा कि बस कर दें कि आप इनको मरवाना दीजिएगा। तो क्या कहेंगे? देखें, शेर अफ़ज़ल मरवत मशहूर हुए थे, उनका फ़िक्रा था प्रोग्राम तो बढ़ गया। हुँ, तो टेक्निकली शेर अफ़ज़ल मरवत तो बढ़ गया। देखें, प्रोग्राम तो बढ़ गया से वो खुद बढ़ गया। अब टेक्निकल वो उनके आगे सियासी फ्यूचर क्या है? वो पीटीआई से निकाल दिए गए हैं। हुँ, आगे उनको कहा जाएगा कि आप अपनी सीट से इस्तीफ़ा दें। हुँ। वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते हैं ये क़ब्ल-अज़-वक़्त है, लेकिन पार्टी उनको उनका देखिए है ना, आज के पार्टी उनको कह सकती है कि आप इस्तीफ़ा दें, लेकिन उनसे उनको डी-सीट नहीं कर सकती। हुँ, डी-सीट उनको सिर्फ़ 2 बातों पे किया जाएगा, अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे। अगर वो हुँ, वोट ऑपोज़िशन की तरफ से ही देते रहते हैं, पीटीआई की पॉलिसी के तहत, तो उनके खिलाफ कोई रेफरेंस तो नहीं भेजा जा सकेगा। हुँ, मतलब अगर वो हुकूमत के हक में वोट नहीं डालते और ऑपोज़िशन के हक में ही वोट डालते हैं, तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा। वो एमएनए रह सकेंगे, उनको हटाया नहीं जा सकेगा। पीटीआई उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं बना सकती। लेकिन आगे शेर अफ़ज़ल मरवत की सियासत क्या है? शेर अफ़ज़ल मरवत की सियासत वही है जो फवाद चौधरी की सियासत है। वही है हुँ, जो मुशर्रत चीमा की सियासत है। मतलब ये सारी पीटीआई को गालियाँ निकालेंगे, कहेंगे बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा ये सब बहुत ही फ़ुज़ूल लोग हैं, नालायक लोग हैं। जैसे फवाद चौधरी साहब कहते हैं, वैसे शेर अफ़ज़ल मरवत भी कहेंगे। और हम खान के सच्चे सिपाही हैं और हम हुँ। खान के रियल ओनर्स हैं, ये तो जारे जाली हैं, इनकी परफ़ॉर्मेंस भी ज़ीरो है, ये है, वो है। यही अब शेर अफ़ज़ल मरवत का मुझे लगता है फ्यूचर है कि वो पूरी पीटीआई को बुरा-भला कहा करेंगे और खान की हिमायत किया करेंगे, सर जैसे उन्होंने फवाद चौधरी। कर दिया। उन्होंने जी? क्या है जि उन्होंने कहा है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कान भरे हैं ना, मैं उन सबको वक़्त आने पे एक्सपोज़ कर दूँगा। पीटीआई से जो बुरे लोग हैं, उनका खात्मा मैं खुद यकीनी बनाऊँगा। तो फवाद चौधरी साहब भी यही कहते हैं। उनको भी वापस पीटीआई इसीलिए नहीं लेती कि वो पीटीआई पे तनकीद करते हैं कि इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है और हुँ, वो कहते हैं खान साहब मैं ठीक पॉलिसी बनाऊँगा। तो आप समझिए एक और फवाद चौधरी पैदा हो गया। ओके। आज कि वो हो गया, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई उनको दोबारा ओन करेगी या कुछ करेगी। मुझे लगता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो पीटीआई से इनका जो इनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है शायद फवाद चौधरी तो वापस आ जाएँ, लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत की वापसी बहुत मुश्किल होगी। ये दुरुस्त है कि गंडापुर उनको वापस लाना चाहते हैं, लेकिन गंडापुर ने उन्हें खामोश रहने का भी कहा, लेकिन वो खामोश नहीं रहे हैं। आज उन्होंने कड़ाकेदार गुफ्तगू की है, आपने तो सिर्फ़ मुझे क्यों निकाला वाली बात की है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने पैसे देकर वोट बेचे हैं, उनको तो आज तक पीटीआई ने निकाला नहीं है। मुझे क्यों हुँ, निकाल दिया है? जिन्होंने हुँ, पैसे लेकर वोट बेचे हैं, पहले उन्हें निकालें। अब उनको क्या पता पीटीआई में करप्शन कोई बुरी बात नहीं है, खान साहब पैसे लेके वोट बेचने को बुरा नहीं समझते। खान साहब समझते हैं कि उनकी पार्टी एक आर्मी की रेजिमेंट है और उसमें इख्तिलाफ़ राय की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई भी बंदा पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ़ करके कोई बयान देगा, तो उसका फ़ील्ड कोर्ट मार्शल हो जाएगा। टेक्निकली आप समझें, तो पीटीआई में शेर अफ़ज़ल मरवत का फ़ील्ड कोर्ट मार्शल हो गया है कि उसने 2 बयान खिलाफ़ दिए हैं,
पैसे लेने पे कोई करप्शन नहीं को मानते, क्योंकि वहां हुँ, फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं किया उन्होंने। इसी तरह उन्होंने कहा है कि पीटीआई में फंड्स की बड़ी खुर्द-बुर्द हुई है। मैंने तो नहीं कहा, शेर अफजल मरवत ने कहा है। उन्होंने कहा लोग डोनेशन देते हैं और वो फंड्स में बड़ी खुर्द-बुर्द हुई है, उसका ऑडिट होना चाहिए। अब अगर शेर अफजल मरवत कह रहे हैं फंड्स में खुर्द-बुर्द हुई है, ऑडिट होना चाहिए, तो ये शेर अफजल मरवत और पीटीआई का मामला है। तो इस तरह काफ़ी बातें उन्होंने और भी की हैं, आज वो खुलकर बोले हैं। मेरे ख़्याल में आगे तहरीक-ए-इंसाफ को शेर अफजल मरवत से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो रोज़ ऐसी बात, वो उन्होंने आज कहा है कि जिन्होंने मुझे निकलवाया है मैं उनके नाक में दम कर दूँगा। तो वो कर देंगे नाक में दम, वो रोज़ एक इंटरव्यू देंगे जिसकी ये वज़ाहतें देते फिरेंगे। निकाल ही सकते थे ना, निकाल दिया है। अब उन पर कोई डिसिप्लिन लागू ही नहीं होता। वैसे मैं समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब एक जमहूरियत पसंद शख्स हैं। उनका हुँ, कहना ये है कि वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय के लिए काम करते हैं और उनका उस पर कामिल यकीन है। अगर पार्टी में कोई उन पर तनकीद करता है और अगर पार्टी में कोई उनकी पॉलिसीज़ से इख्तिलाफ़ करता है, तो कम से कम सलमान अकरम राजा को इतना ज़र्फ़ दिखाना चाहिए कि वो कहें कि नहीं, इन्होंने मुझ पर तनकीद की है, इस पर इनके खिलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। इसके हुँ, मुकाबले में आप देखें, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, चौधरी निसार, मियाँ जावेद लतीफ़, नून लीग में होते हुए रोज़ नून लीग के खिलाफ बात करते थे, किसी ने शोकॉज़ तो जारी नहीं किया। हुँ, पीपल्स पार्टी में देखें, रज़ा रब्बानी, एतजाज़ अहसन और लोग पीपल्स पार्टी में होते हुए पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ़ करते हैं, किसी ने उन्हें शोकॉज़ तो जारी नहीं किया। ये पीटीआई ने खुद को एक आर्मी रेजिमेंट बनाया हुआ है। मैं इसको कोई सियासी जमात नहीं, आर्मी रेजिमेंट समझता हूँ। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी हो गई। यार पार्टी डिसिप्लिन क्या है? शेर अफजल मरवत ने कोई पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट डाल दिया है। शेर अफजल मरवत ने कोई नून लीग ज्वाइन कर ली है। शेर अफजल मरवत ने आपकी कुछ पॉलिसीज से इख्तलाफ किया है। आप में इख्तलाफ बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। आप फौज को कहते हैं कि हमारा इख्तलाफ बर्दाश्त करें, हमारे खाते बर्दाश्त करें। आप हुकूमत को कहते हैं कि हम आपको गालियां निकालें, बर्दाश्त करें। और अपना आप में इतना भी ज़र्फ़ नहीं है कि आपका अपना मेंबर आपके खिलाफ 2 बयान दे दे, तो आप उससे कोई बात करें, आप उसे फौरन पार्टी से निकाल देते। सियासी पार्टी ना हुई, फौजी रेजिमेंट हो गई। सर अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जो विल्सन को लेकर। तो जो विल्सन की जानिब से कहा जा रहा है कि अब मैं एक मुसव्वदा तहरीर कर रहा हूँ। जितने लोग जिन्होंने बानी पीटीआई से सियासी इंतकाम लिया, उनको जेल में डाला, उनके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाएगी। और ये जो विल्सन वही हैं जिनसे कि वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी। फिर उसके उसी मुलाकात की कुछ देर बाद इन्होंने ट्वीट कर दिया था खान की सपोर्ट में। क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनें, अकेला हुँ, तो सैंक्शंस नहीं लगा सकता ना। और दूसरी बात ये है कि ये सैंक्शंस जो हैं, ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं लगेंगी। हुँ। और पहले भी हमने कांग्रेस की करारदाद देखी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं थी। आप कुछ भी समझें कि अमेरिका में हुकूमत का अपना एक किरदार है, एग्ज़ेक्टिव का अपना एक इख्तियार है। मैं नहीं समझता जो विल्सन अकेला कुछ कर सकता है। उन्होंने उस हुँ, दिन कांग्रेस में तकरीर की है, दूसरा कोई सेनेटर भी उनके साथ नहीं था, तो अभी कोई अक्सरियत उनके साथ नहीं है। वैसे भी पीटीआई यूएसए को अब तक बहुत नाकामी हुई है। आप देखें कि हमारे सारे जो पीटीआई के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, वो सब कह रहे थे कि 13 फरवरी को ट्रम्प का बयान आ जाएगा इमरान खान के हक में। और हम सब हुँ, ने अंदाज़ा लगाया कि जब 13 फरवरी को मोदी और ट्रम्प की मुलाकात होगी, उस मौके पर इमरान खान का सवाल होगा और वहाँ से ट्रम्प से बयान लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। कोई ट्रम्प का बयान अब तक इमरान खान के लिए नहीं आया, कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान नहीं आया, कोई सेक्रेटरी डिफेंस का बयान नहीं आया, कोई व्हाइट हाउस के तर्जुमान का बयान नहीं आया, कोई स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान का बयान नहीं आया। ये लोग मैटर करते हैं, पॉलिसी तो इन्होंने देनी है। हुँ। अमेरिकन पॉलिसी के तो ये ज़िम्मेदारान है ना, इनके बयान की अहमियत है। बाकी तो हमारे भी कई एमएनए कोई बातचीत करते रहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे कई एमएनए रोज़ कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड खोल दें, लेकिन हुकूमत नहीं खोलती। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।